Hi, good morning. So, we have already covered this topic. See here, we have already covered this also. I have explained this portion also, the horizontal and vertical, that similarity, what is horizontal and vertical similarity, I have explained already. Okay, I have explained everything about the Ernest Mayr, okay, na, the father, the Darwin of 20th century and all, okay. So, what we left, इतना बच गया था अपना, what is living, ठीक है ना, the features of living कर लेते हैं अभी. ठीक है, 7 फीचर्स दिए आपको, सिर्फ 7 फीचर्स को ही डिस्कस करना है. विच आर द 7 फीचर्स? पहला फीचर दिया है ग्रोथ, सेकंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है बच्चे मेटाबॉलिज्म, ठीक है. फोर्थ इज योर कॉन्शियसनेस, मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्स. एक एक अभी एक्सप्लेन करती हूँ सबको, ठीक है. थर्ड का आ गया, चौथी की क्या मैथ कैसा है मेरा, फिफ्थ, ठीक है. फिफ्थ इज योर दैट इमर्जेंस, सिक्स्थ इज योर कॉन्शियसनेस हो गया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन, and the last one, seventh property is self organization, self replicate. So these are the 7 features of living. These features will help to differentiate the living from non-living. We'll discuss this feature one by one. Okay. So first we have to understand what are the features, or what are the, there is a one term that is called as characteristic features. ठीक है. और दूसरा रहता है डिफाइनिंग फीचर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड व्हाट आर डिफाइनिंग फीचर. कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब जो सब में रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेती हूँ जिराफ, अगर मैं लेती हूँ जेब्रा, अगर मैं लेती हूँ काऊ, अगर मैं लेती हूँ बफेलो, ठीक है ना, बफेलो, जो भी स्पेलिंग है पता नहीं, इन सबका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहेगा कि इनका एक पर्टिकुलर बॉडी का शेप है. ऑल हैव 4 लेग्स, ऑल हैव नेक, ऑल हैव हेड. दिस इज द फीचर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. But what is a defining feature? What is a defining feature of zebra? Giraffe is having long neck. Zebra is having that white and black strips. Black strips. ये किसी में भी नहीं है फीचर, सिर्फ जिराफ में है लॉन्ग नेक. ये ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप सिर्फ जेब्रा में है. ऐसा फीचर जो आपको बाकियों से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा, दैट इज कॉल्ड एज योर डिफाइनिंग फीचर. ऐसा फीचर जो सिर्फ उसी एनिमल में प्रेजेंट है, किसी दूसरे एनिमल में प्रेजेंट नहीं है, ऐसे फीचर को बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर. तो यहाँ पे बोला है कि लिविंग, व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग. ऐसे फीचर्स जो सिर्फ सारे लिविंग में प्रेजेंट है ना. ऐसे फीचर्स, व्हाट आई एम सेइंग, दोज फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग. सारे लिविंग में होने चाहिए और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होने चाहिए, उनको बोलते हैं बेटा डिफाइनिंग फीचर. कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ऐसा फीचर जो लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है, ठीक है ना. जैसे यहाँ पे मैंने बोला 4 legs आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, so this is the characteristic feature of animal, ठीक है. But if you want to differentiate the zebra and giraffe, that long neck of giraffe defines giraffe. That black and white strips of the zebra defines zebra, helps to differentiate. वो सिर्फ उसी में प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर. दैट इज कॉल्ड, दैट इज यू कैन, और इन सिंपल लैंग्वेज जैसे द यूनिक फीचर जो सिर्फ उसी में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है.
तो लिविंग के ऐसे फीचर जो सारे लिविंग में प्रेजेंट है और सारे नॉन लिविंग में एब्सेंट है, इनको बोलते हैं यूनिक। दीज फीचर्स आर यूनिक, सिर्फ इसी में मिलेंगे। यूनिक टू लिविंग, सिर्फ लिविंग में ही मिलेंगे। एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग, इनको बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर्स। और क्या हो गया, इनको बोलेंगे एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग, इनको बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर नॉट यूनिक, नॉट यूनिक नहीं है, इंस्टेड इनको बोलते हैं यूनिक नहीं रहते तो क्या हो जाता है, जनरल, मोर जनरल, मोर जनरल फीचर है जो सारों में रह सकता है। ठीक है ना, इसका अगर एग्जांपल देना तो फोर लेग्स ऑफ एनिमल्स, सारे एनिमल्स में फोर लेग्स होते हैं मोस्टली जितने मैंने जो एग्जांपल दिए। और यहाँ पे लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, ठीक है, या फिर दैट जेब्रा, व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स, व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स। ठीक है, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूं तो ये लिविंग में भी रह सकता है, कुड बी प्रेजेंट इन द लिविंग और कुड बी प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, दोनों में रह सकता है, दोनों में रह सकता है। इसमें क्या होगा कि ये सिर्फ लिविंग में रहेगा, प्रेजेंट ओनली इन लिविंग एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग, एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग। तो ऐसे कौन से फीचर है भाई जो सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होता है, जो नॉन लिविंग में होते ही नहीं है? फॉर एग्जाम्पल सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल या फिर टिश्यू लेवल या फिर ऑर्गन लेवल या फिर सिस्टम लेवल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, ये पूरी जो सिस्टम बनी है, ये प्रॉपर जो अरेंजमेंट बनी है, ये सिर्फ लिविंग में रहेंगी, कोई भी नॉन लिविंग सेल का बना नहीं रहता, वो आइटम का बना रहता है। ठीक है, जैसे मेटाबॉलिज्म, ये सारे फीचर्स हो गए, कोई भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ लिविंग में होगी, न्यूक्लिक एसिड सिर्फ लिविंग में होंगे। सो दीज आर द फीचर्स which helps to differentiate living from non-living. So these are the features. We'll discuss all these features one by one. तो पहला लेते हैं ग्रोथ। फर्स्ट फीचर we'll discuss here is a growth. What is meant by growth? बढ़ोतरी। ग्रोथ मतलब परमानेंट, परमानेंट होनी चाहिए, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल भी होनी चाहिए, परमानेंट इरिवर्सिबल। इंक्रीज इन द मास, कौन सा मास, बॉडी मास, इंक्रीज इन द बॉडी मास, उसको बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है, परमानेंट। देखो जैसे पानी बारिश के मौसम में दरवाजा फूल जाते हैं तो वो ग्रोथ हुई क्या, नहीं, क्योंकि वो रिवर्सिबल है भाई, जब समर आ जाएगा तो वो प्रॉपर से अच्छे से लग जाएगा दरवाजा। ठीक है, तो परमानेंट इज वेरी परमानेंट, इरिवर्सिबल, इंक्रीज इन द बॉडी मास इज कॉल्ड एज ग्रोथ। ठीक है, तो क्या सारे, तो क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है क्या पहले तो? ठीक है, ऑल ग्रोथ इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। है, ग्रोथ कैसे दिखाते हैं, यूनिसेलुलर भी दिखाते हैं, मल्टी सेलुलर भी दिखाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे दिखाते हैं ग्रोथ। बट वो कैसे दिखाते हैं, दोनों बाय सेल डिवाइड करके, सेल डिवीजन से दिखाते हैं ग्रोथ, है ना। बोथ यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। ठीक है, ओके। फिर आगे एनसीईआरटी बोलती है कि कोई भी मरा हुआ या फिर कोई भी नॉन लिविंग, सॉरी, कोई भी मरा हुआ, डेड डू नॉट शो ग्रोथ, dead organisms do not show growth. So which are the two characteristic twin characteristic features of growth? So which are the two characteristic feature, twin characteristic और twin characters of growth? पहली बात तो यह है कि ग्रोथ को पहला इंक्रीज, पहला इंक्रीज
इन बॉडी मास, परमानेंट इंक्रीज इन द बॉडी मास इज द फर्स्ट फीचर। एंड दूसरा फीचर क्या होता है, इंक्रीज इन आइदर नंबर ऑफ सेल बढ़ा दो या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ा दो। ये ऐसे क्यों बोला है यहाँ पे इंडिविजुअल्स, फिर से ये पढ़ते हैं अभी आगे, ठीक है, चलो कंटिन्यू। ठीक है, तो ये समझ गया? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? अरे समझ लगा, ग्रोथ परमानेंट रिवर्सिबल इंक्रीज इन द बॉडी ऑफ मास, ठीक है। सारे लिविंग ग्रोथ दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सारे कैसे, बाय सेल डिवीजन, ठीक है, ओके। कोई भी मरा हुआ ग्रोथ नहीं दिखाता, और ये ट्विन फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कोई डिफिकल्टी केस में नहीं, ठीक है। तो अपने को करना है ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ पहले तो कर लेते हैं। यूनिसेलुलर का ग्रोथ कैसे दिखाते हैं, यूनिसेलुलर का ग्रोथ और मल्टीसेलुलर क्या कुछ डिफरेंस है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो ग्रोथ दिखाता है, नॉट नो, सारे बैक्टीरिया की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। यूनिसेलुलर, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सारे ग्रोथ दिखाते हैं बाय सेल डिवीजन, ठीक है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर? डिफरेंस क्या है? सी, आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया, अमीबा, बैक्टीरिया मतलब मोनोना किंगडम, अमीबा मतलब दैट प्रोटिस्टा किंगडम, यूनिसेलुलर यूकैरियोट एंड योर यूनिसेलुलर एल्गी दिया है, यूनिसेलुलर एल्गी। ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं कहाँ पे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इनमें ग्रोथ कैसी होती है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, सेल है, सेल का सबसे पहले तो मास साइज बढ़ता है, साइज बढ़ गया, फिर क्या होता है बच्चे कि ये जो न्यूक्लियस है ये इतना बड़ा हुआ, साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करना इसको मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। जब साइज स्मॉल रहता है तो ये न्यूक्लियस इज एबल टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द स्मॉल सेल, बट एज सून एज द ग्रोथ हैपन्स दिस न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल नहीं कर पाता ये बड़े साइज के सेल की एक्टिविटी को, इसलिए वो क्या करता है, एज सून एज द ग्रोथ ऑकर्स ये क्या करता है, डिवाइड कर जाता है इनटू 2 इक्वल cells. So you can see here this is the growth, and as soon as growth occurs they divide or reproduce, they undergo division, एक से 2 सेल बन गए, और इसी को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे खुद के जैसे लेस और मोर सिमिलर, ठीक है, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। से 1 से 2 सेल बन गए, 1 से 2 ऑफस्प्रिंग बन गए। यू कैन सी हियर द ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन ऑकर्स म्यूचुअली, और बोथ रिप्रोडक्शन एज वेल एज ग्रोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, ठीक है। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ही ग्रोथ हो गई वो डिवाइड कर देगा, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस विद द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? सी हियर, मल्टीसेलुलर में पहले जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसे बनेगा? सी, पहले क्या हो जाएंगे, गमिट्स, गमिट्स का फ्यूजन, मेल गमिट फीमेल गमिट का फ्यूजन, फिर होता है जाइगोट विल फॉर्म, एंड दिस जाइगोट विल अंडरगो माइटोसिस और डिवीजन। क्या माइटोसिस वगैरह नहीं बताती अभी, चलो दूसरा टॉपिक है वो। विल अंडरगो डिवीजन, सेल डिवाइड करेगा, माइटोसिस अंडरगो डिवीजन एंड फॉर्म दिस होल ऑर्गेनिज्म, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते, ठीक है। यू कैन कॉल दिस होल एज अ ग्रोथ, ग्रोथ ही है, ठीक है। फिर इसमें होती है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आती है, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे गमेटोजेनेसिस होगा, प्यूबर्टी के बाद होगा गमेटोजेनेसिस, उसके बाद ये फीमेल विल प्रोड्यूस, है ना, दिस इज सपोज दिस इज फीमेल, फीमेल विल प्रोड्यूस द फीमेल गमेट, एंड सपोज द another male will produce the male gamete, and after that the fertilization takes place and the zygote will form. Now you call this as an offspring, नया बच्चा बन जाएगा। Now this is called as, this whole process is called as reproduction. reproduction मतलब क्या, अपने जैसे बच्चे पैदा करना, offsprings, ठीक है ना, production of the offsprings. You can see here the growth is a separate event while reproduction is a separate event in case of multicellular organism, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग इवेंट है, दे बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, while in case of unicellular organism the growth as well as reproduction both are mutually inclusive, साथ में चलेगा, इधर अलग अलग चलेगा,
ठीक है, पढ़ ले क्या एनसीईआरटी। All living organisms grow, increase in the mass and increase in the number of the individual are the twin characteristics of growth. In a multicellular, अरे अच्छा, वही तो बोला है। See, unicellular as well as multicellular organisms show growth by cell division. You can clearly count. Suppose तुमने एक unicellular organism लिया है, suppose ये unicellular organism किधर गया वो, अरे कहाँ गया ये, क्या हो गया। For example, if you consider the unicellular organism, for example bacteria, you can easily count the number of bacteria. यहाँ पे growth कैसे count करेंगे अपन, by counting the actually colonies count करते हैं, by counting the colonies or counting number of bacteria. That means increase in the number as well as increase in the size, both are considered as the characteristics of a growth. See here, इधर दिया है भाई, ग्रोथ ऑफ द सेल डिवीजन इन प्लांट। अच्छा उसके बाद प्लांट पहले पहले पूरा कर लेते, फिर बाद में वन बाय वन पढ़ेंगे। ये तो हो गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट है ग्रोथ इन प्लांट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ। एनिमल्स और प्लांट्स की ग्रोथ में क्या फर्क है। सी द फर्स्ट डिफरेंस इज प्लांट, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, ठीक है, तो और ये रूट है, अच्छे से निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, ठीक है, ये इसका रूट है, ये जमीन के अंदर। तो यहाँ पे टिप पे क्या होता है, यहाँ पे सर्टन टिश्यूज होते हैं टिप पे, और यहाँ पे भी सर्टन टिश्यूज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी सर्टन टिश्यूज रहेंगे, ठीक है। दीज टिश्यूज और दीज सेल्स, सेल्स का ही तो टिश्यू बनेगा, है ना। दीज टिश्यूज कलेक्टिवली कॉल्ड एज दीज 1, 2 and 3, इनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एंड बिकॉज ऑफ द दीज आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और मेरिस्टेमेटिक सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, हियर एट द शूट टिप, एट द रूट टिप, और हियर एट द एक्सिस, ठीक है ना। अगर ये प्लांट हूं मैं तो यहाँ पे एक्सियल ब्रांच पे रहते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स एट द सर्टेन लोकेशंस, हर जगह है क्या, नहीं है, यहाँ पे ऊपर है टकले पे, एपेक्स पे, कहाँ पे, शूट के, शूट मतलब प्लांट का ऐसा पोर्शन जो जमीन के ऊपर है, रूट मतलब वो पोर्शन जो जमीन के नीचे है, उसको बोलेंगे रूट शूट, ठीक है। तो शूट रूट के टिप पे रहते हैं और शूट के टिप पे रहते हैं सम सेल्स, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल एट सर्टन लोकेशन, सर्टन कौन से लोकेशन है, एट द रूट अपेकल मेरिस्टेम एंड एट द शूट अपेकल मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज सेल्स प्लांट्स मरते दम तक बैठते रहते हैं। पर क्या इंसानों में ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस और एनिमल्स शो डेफिनेट, ये कंटिन्यूअस ग्रोथ, ये शो कंटिन्यूअस ग्रोथ, और यू कैन से इनडेफिनेट ग्रोथ, पर यहाँ पे डेफिनेट ग्रोथ होती है, ठीक है, पर्टिकुलर अप टू एक सर्टन एज तक ही होती है, पर्टिकुलर एज तक ही ग्रो होती है। क्या उसके बाद सेल डिवाइड नहीं होते, सेल डिवाइड होते हैं, उसके बाद भी सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है उसके बाद ही, आफ्टर सर्टन एज। अगर सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ हो रही है तो क्या सर्टन एज तक ही सेल डिवाइड होते हैं, उसके बाद सेल डिवाइड नहीं होते, उसके बाद भी सेल डिवाइड होंगे। आफ्टर सर्टन एज सेल विल डिवाइड ओनली फॉर रिपेयर, ठीक है ना। जैसे उंगली कट गई या फिर कोई नेल निकल गया, तो वो नेल आता है ना कुछ दिन के बाद आता है, दैट इज मीन बाय रिपेयर। In case of animals, the animals show definite growth patterns. That means they will show growth only up to certain age, and after that age, the cell will divide only for the repair process. So this is the first difference. What is the next difference? For example, in case of plants, plants का सिर्फ stem ही बढ़ेगा कभी कभी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन अच्छे से अगर बताएं, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है,
तो इसकी सिर्फ स्टेम ही बढ़ गया, ठीक है, या फिर ये ब्रांच ही बढ़ गई, ठीक है, पहले इतनी छोटी थी अभी इतनी बड़ी हो गई। सो दिस इज द डिफरेंस, इतना ही पोर्शन बढ़ गया, यू कैन सी, इतना ही पोर्शन बढ़ गया, या फिर इतना ही पोर्शन बढ़ गया, या फिर कभी कभी रूट ही बढ़ता है सिर्फ, ठीक है ना, या फिर रूट ही बढ़ता है, तो इतना ही पोर्शन बढ़ गया, सॉरी, पहले इतना था फिर इतना बढ़ गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इतना ही बढ़ गया, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड ग्रोथ, इसको बोलेंगे लोकलाइज्ड। और उसका भी रीजन वही है क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसकी वजह से पर्टिकुलर एक एरिया ही उसका बढ़ेगा। और एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, द एनिमल्स शो डिफ्यूज ग्रोथ, डिफ्यूज ग्रोथ दिखाते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि सिर्फ हाथी बढ़ गया अपना, सिर्फ गर्दन ही बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है ना, द यूनिफॉर्म ग्रोथ और द डिफ्यूज ग्रोथ और द यूनिफॉर्म ग्रोथ इज देयर, यूनिफॉर्म ग्रोथ दिखाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। उसके बाद वन मोर इज देयर, यू हैव टू, यहाँ पे एक बोला है कि अपन बोलते हैं कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या है, फर्स्ट है इंक्रीज इन द परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द बॉडी मास, एंड सेकंड क्या है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अगर यूनिसेल्युलर अपन कंसिडर करें तो नंबर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज ऑल्सो कंसिडर एज अ ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है तो सेल का साइज बढ़ गया और फिर 2 सेल बन गए इससे, दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज ग्रोथ, है ना, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। If we consider that increase in the mass as a characteristic feature of growth, अगर अपन बोल रहे हैं कि increase in the mass is a characteristic feature, if increase in mass or body mass is feature of growth, is a feature, if we consider this as a feature of growth, then non-living also show growth. For example, if you consider रेत का टीला, sand dunes, for example you consider mountains, ठीक है, और कुछ तो भी है, boulders, ठीक है, ये भी ग्रोथ दिखाते हैं, दे ऑल्सो शो ग्रोथ। दैट मीन्स सिंपली अगर अपन ने इस मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लिया कि फॉर एग्जांपल ये टीला था रेत का, तो इसने क्या किया, बॉडी मास बढ़ गया इसका, कैसे बढ़ गया, डिपोजिशन से बढ़ गया। डिपोजिशन मतलब बीच में ऐसा हुआ होगा ना, डिपोजिशन से, है ना, इतना हो गया फिर वो, दैट मीन्स इंक्रीज इन, उसने मास बढ़ा लिया, बट ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। और ये जो ग्रोथ है ये सिर्फ एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन या फिर एक्सटर्नल डिपोजिशन ऑफ मास, एक्सटर्नल डिपोजिशन, नॉट इंट्रिंसिक, और ये रिवर्सिबल भी है, ठीक है। बट ये कभी ग्रोथ दिखाएंगे नॉन लिविंग अगर वो एक क्राइटेरिया अपन ने कंसिडर किया, तो अगर अपन बोल रहे हैं कि increase in the mass, only increase, not permanent, not irreversible also, increase in the mass is a characteristic feature of growth, then non living also show growth, ठीक है। बट लिविंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग के ग्रोथ में क्या फर्क है कि लिविंग कौन से ग्रोथ दिखाते हैं, इंट्रिंसिक, अंदर से बढ़ते हैं वो, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। सो कैन वी कंसिडर ग्रोथ एज अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सारे लिविंग में प्रेजेंट है, सारे के सारे लिविंग में प्रेजेंट होना चाहिए और सारे नॉन लिविंग में एब्सेंट होना चाहिए। So here you can see that the growth is present in all living organism, whether it is unicellular or whether it is a multicellular organism, ठीक है ना। Growth is present in all living organism, but this growth, that means extrinsic growth, is also present in non-living. That's why you cannot call that growth as a defining feature, ठीक है ना। That's why growth is not a defining feature. Why growth is not defining feature? Because it is present in some non-living also, because some non-living also show growth, ठीक है।
That's why growth is not a defining feature. But if they ask intrinsic growth is a defining feature, is it a defining feature? Yes, of course, intrinsic growth is a defining feature, defining feature of living, because intrinsic growth is present only in living. Okay, so let's discuss. See here what they are saying. In plants, this growth is by cell division occurs continuously. That means the plants show indefinite growth or continuous growth throughout their life. एक प्लांट मरते दम तक बढ़ेगा, है ना. इन एनिमल्स द ग्रोथ इज सीन अप टू सर्टन एज, लेकिन उसके बाद भी सेल डिवाइड करता है उस एज के बाद भी. सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स. ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की ग्रोथ में के बीच में क्या डिफरेंस है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन. अरे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों भी सेल डिवीजन से ही ग्रोथ दिखाते हैं. वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप. वही तो बोला है कि अगर इन विट्रो कल्चर लिया आपने तो बैक्टीरिया या फिर काउंट, यू कैन इजीली काउंट द नंबर ऑफ सेल्स एंड दिस इज हाउ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ the growth of unicellular organism. How will you count or how will you observe the growth of unicellular in vitro? बाहर पेट्री डिश में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे ऑब्जर्व करेंगे आप? बाय सिंपली काउंटिंग. ये क्वेश्चन आएगा बाय सिंपली काउंटिंग. इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल एंड प्लांट्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ग्रोथ अलग से इवेंट है, रिप्रोडक्शन आफ्टर प्यूबर्टी होगा वो अलग से इवेंट है. वन मस्ट रिमेंबर दैट increase, if we consider increase in the body mass as a growth, then non-living object also grow if we take increase in the body mass as a criteria for growth. That means mountains, boulders and sand dunes do also show growth. ठीक है. However, the kind of growth exhibited by non-living object is accumulation of material. That means सिर्फ external deposition is there. ठीक है. In living organism, growth is formed inside. See here, intrinsic growth. Growth therefore cannot taken as a defining feature of living organism. Condition under which can be observed in all living organisms have to be explained. अगर इन्होंने explain किया है properly कि intrinsic है कि extrinsic है, तो फिर अपन बोल सकते हैं कि intrinsic growth is a defining feature while extrinsic growth is not a defining feature. ठीक है ना. Then we can understand that the characteristic of living feature. You can call कोई भी dead grow नहीं करता है. It is a feature of living, but it is not a defining feature of living. Growth is a feature of living, but it is not a defining feature of living. उसके बाद इन्होंने दूसरा दिया है. Let's discuss the second point, that is reproduction. ठीक है. Reproduction. What is meant by reproduction? A biological process. एक ऐसी biological process है, a biological process of producing offsprings or progeny. प्रोजेनी पैदा करना, प्रोजेनी या फिर बच्चे पैदा करना. कैसे? सिमिलर, ऑफ सिमिलर काइंड, मोर और लेस सिमिलर काइंड. लेस सिमिलर काइंड, मोर एक तो एग्जैक्टली कुछ कुछ सेम दिखते हैं या फिर कुछ डिफरेंस आ सकता है. मोर और लेस सिमिलर काइंड इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है. दो टाइप का रिप्रोडक्शन रहता है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction. आपके एनसीईआरटी में some examples are given. That first example they have discussed that yeast, but actually we consider sexual reproduction is a true reproduction. ठीक है. ठीक है. yeast and hydra का दिया है कि yeast और hydra कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये yeast है तो यहाँ से एक बर्ड निकल जाएगी, ये टूट जाएगी बर्ड, और फिर ये है और ये दूसरी, ये दो ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे इससे. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रा है तो हाइड्रा में क्या होता है कि ये दूसरा हाइड्रा ऐसे बन जाता है यहाँ से, है ना.
ये दूसरा हाइड्रा ऐसा बन जाता है और ये बड बड बन गई, ठीक है। सो यीस्ट एंड हाइड्रा आर रिप्रोडक्शन बाय मेथड कॉल्ड एज बडिंग। बडिंग दिखाते हैं ये। दूसरा आपको एग्जाम्पल दिया है दैट पैरामीशियम चप्पल, यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा किंगडम, बैक्टीरिया एंड अमीबा अगेन प्रोटिस्टा, ठीक है। ये सारे कैसे दिखाते हैं बच्चे? बाय बाइनरी फिजन, फिजन दिखाते हैं। बाइनरी मतलब फॉर एग्जांपल ये पैरामीशियम है ना, ऐसा दिखता है पैरामीशियम, तो यहाँ से दो बन गए। अरे क्या हो गया, आजा। अरे दो बन गए, ये एक पैरामीशियम बन गया, ठीक है। पैरामीशियम ऐसा थोड़ी रहता है यार, ये क्या बनाया मैंने, तो प्रॉपर चप्पल की शेप का रहता है। बैक्टीरिया ले लेते हैं, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया है, ये बाइनरी फिजन दिखा है, तो यहाँ से ऐसे ही फ्री हो जाता है और फिर इससे ये दो, ये एक बैक्टीरिया और ये एक बैक्टीरिया बन जाता है। अगर पैरामीशियम भी दिखाना है अपने को तो पैरामीशियम भी बीच में से कट जाएगा और फिर यहाँ से एक पैरामीशियम और ये दूसरा पैरामीशियम बन जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन, एक से दो बनना, ठीक है। पैरामीशियम बैक्टीरिया एंड अमीबा शो बाइनरी फिजन बाय सॉरी रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल आपको दिया है दैट थर्ड फंजाई, ऐसे दिखाते हैं फंजाई शो रिप्रोडक्शन बाय दैट कोनिडिया बनाते हैं या फिर स्पोर्स बनाते हैं ना, स्पोर्स। यहाँ पे क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कोनिडिया उनके असेक्सुअल स्पोर्स है ना। कोनिडिया मतलब ये कोनिडियो 4 हो गया सपोज, ऐसे कोनिडियो 4, तो यहाँ पे ऐसे बॉटल शेप और फिर ऊपर ऐसे है ना, ऐसे को ये लगेंगे स्पोर्स, ये हो गया कोनिडिया असेक्सुअल स्पोर्स। और वो बाकी के जो है जूस्पोर, जाइगोस्पोर, ऑस्कोस्पोर्स, वो सब उसके सेक्सुअल स्पोर्स है। उसके बाद और एग्जाम्पल दिए हैं फिफ्थ प्लानारिया, अरे प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लानारिया कैसे दिखता है? ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन दिखाता है। ट्रू रीजनरेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे प्लानरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लानरिया है ना, तो क्या हो गया सपोज ये प्लानरिया ऐसे यहाँ से टूट गया फॉर एग्जाम्पल, या फिर फॉर एग्जाम्पल ये प्लानरिया है तो यहाँ से टूट गया है ना, और ये ऐसे टूट गया, तो इस पार्ट से नया प्लानरिया बन जाएगा, इस पार्ट से इस पार्ट से क्या हो गया, नया प्लानरिया रीजनरेट हो जाएगा और इस पार्ट से भी ये नया प्लानरिया रीजनरेट हो जाएगा। दिस इज हाउ सी एक से दो प्रोजेनी बन जाना, इसी को तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग और प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ठीक है। पर इस पार्ट से पूरा प्लानरिया रीजनरेट हो गया, इस पार्ट से भी, इस पार्ट को इसने पूरा, इस पार्ट को उसने रीजनरेट कर लिया है ना, ये वाले पार्ट को, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। और फिर चौथा आपको लास्ट वाला दिया है फिफ्थ, तो चौथा हो गया फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ये कैसे दिखाते हैं? ये शो रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन म्हणजे फॉर एग्जांपल ये एक फिलामेंटस एल्गी है ना, फॉर एग्जांपल ये एक फिलामेंटस एल्गी है, तो क्या हो गया इसका इतना पोर्शन, फॉर एग्जांपल इसका इतना पोर्शन टूट गया है ना, इतना पोर्शन टूट गया, ये दूसरा वाला पोर्शन भी टूट गया ये, ठीक है, और ये तीसरा वाला पोर्शन भी टूट गया, तो हर एक फ्रैगमेंट से नया प्रोजेनी बन जाएगा, हर एक फ्रैगमेंट से। अगर उसी को बोलते हैं fragmentation, when the each and every fragment or when from the every fragment the new offspring produce, then it is called as fragmentation। regeneration मतलब उतना टूटा हुआ पार्ट, ये मेरी उंगली कट गई, यहाँ पे नई उंगली आ गई, दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब इस उंगली से नया मैं ही बन गई, हाँ है ना, तो उसी को बोलेंगे दैट ट्रू फ्रेगमेंटेशन। So these are some of the methods discussed here। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो अगर इसको अपन डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, क्या इज इट अ डिफाइनिंग फीचर? तो क्या सारे लिविंग रिप्रोडक्शन दिखाते हैं? यस,
सॉरी क्या कोई डिफाइनिंग फीचर है क्या? सी, रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग, सारे नॉन लिविंग में ये एब्सेंट है, कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता। पर क्या सारे लिविंग रिप्रोडक्शन दिखाते हैं? ऑल, डज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स show reproduction? No, some exceptions are there, some exceptions are there. For example, एक म्यूल जो हाइब्रिड है, म्यूल क्या है? एक हाइब्रिड है, हॉर्स और डोंकी का मीटिंग करवाते हैं और म्यूल बनाते हैं। ये क्या है? इनफर्टाइल है, तो कैनॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। म्यूल इज स्टिल, म्यूल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देन योर वर्कर हनी बी, ये भी ठीक है। और तीसरा है इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल, दे डू नॉट शो, दिस थ्री डू नॉट शो रिप्रोडक्शन। तो क्या ये लिविंग नहीं है क्या? ये लिविंग है। दैट्स व्हाई वी कैनॉट कंसिडर दैट रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, क्योंकि रिप्रोडक्शन सारे लिविंग में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इट्स ओके दैट रिप्रोडक्शन दो द रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग, सारे नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते। पर ऐसा भी तो नहीं है कि सारे लिविंग जो है वो रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, कुछ लिविंग है जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते, फिर भी वो लिविंग है। इसलिए दैट्स व्हाई वी कैनॉट कंसीडर दैट रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है, फीचर है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर बाद में इन्होंने फिर से वही दिया है कि मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में as soon as the growth occurs, the organism or the unicellular organism tends to divide। इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ में चलता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब साथ में चलता है। पर मल्टीसेलुलर में नहीं होता। मल्टीसेलुलर में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे जाइगोट से उसकी लाइफ स्टार्ट होती है। दिस इज जाइगोट में फिर डिवीजन हो गया और फिर डिवाइड होके उसने पूरा ह्यूमन बना लिया। ये ह्यूमन में एंड द फिर प्यूबर्टी के बाद गमीट्स बनेंगे, गमीटोजेनेसिस होगी और फिर ऑफस्प्रिंग बनेंगे। यू कैन सी ऑफस्प्रिंग खुद के जैसे बच्चे पैदा करना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सो दिस इज द रिप्रोडक्शन विच इज अ सेपरेट इवेंट विच ऑकर्स आफ्टर प्यूबर्टी एंड दिस इज अ सेपरेट इवेंट। ठीक है, इन मल्टीसेलुलर में तो एनिमल की ह्यूमंस की बात करो, एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सेपरेट इवेंट। दिस इज योर ग्रोथ while this is a reproduction. See here, reproduction refers to production of progeny possessing features of more or less similar to those of parent। ठीक है ना, इसका रीजन क्या है ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, अलग से चैप्टर है वहां पे डिस्कस करेंगे। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपन बोलते हैं, जब भी रिप्रोडक्शन बोलते हैं तो अपने दिमाग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आता है, बट ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन ऑल्सो। पंचय कैसे करता है? स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, है ना। कोनिडिया अभी बताया मैंने। इन कोनिडिया ही नहीं, बाकी के भी रहते हैं ना, वो अभी जाएगा। मोटाइल स्पोर्स वगैरह वो अब डिटेल नहीं करना, ठीक है। We observe the true yeast and hydra we observe by budding, planaria the flatworm show we observe true regeneration दिखाता है, और fragmented organism regenerate a lost part of the body and become a new organism, उसी को बोलते हैं fragmentation। नहीं, the fungi, filamentous algae and the protorium of mosses are easily multiplied by fragmentation। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae and amoeba, reproduction is synonymous with the growth, है ना, अभी जो बताया मैंने। while reproduction is synonymous with growth, that is increase in the number of cell। ठीक है, we have already defined growth as equivalent to increase in the number of cell और mass, है ना। नंबर भी बढ़ गया यहाँ पे और मी मास भी बढ़ गया।
इसी को ग्रोथ भी बोलेंगे और रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे। Hence we notice that single celled organism we are not very clear about the use of these two terms separately, है ना। Furthermore, there are many more organisms which do not reproduce. Mule, sterile worker honeybee, and infertile human couple. Hence, reproduction cannot consider all-inclusive defining feature of living organism. Of course, कोई भी non-living reproduction नहीं दिखाता, ठीक है। So this is the second feature. Next, third feature we will discuss, that is metabolism. साथ ही फीचर दिए कर लेने का। मेटाबॉलिज्म क्या रहता है? मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म मतलब कुछ नहीं, ऑल द केमिकल प्रोसेस taking place inside the body, huh? All the chemical activities taking place inside the body, it is nothing but the anabolism plus कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? बायोमॉलिक्यूल बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ लार्जर बायोमॉलिक्यूल फ्रॉम द स्मॉलर वन, स्मॉलर से जब बड़ा बनता है तो उसको बोलते हैं फ्रॉम द स्मॉलर वन, उसी को बोलेंगे एनाबोलिज्म, ठीक है। एंड हियर बेसिकली क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, है ना। बायोमॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है? द लार्ज मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल ऑफ कोर्स, द लार्ज मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स और स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। और ये क्यों करते हैं? इससे बनती है एटीपी जनरेट होती है, इसी के लिए तो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। लिविंग वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मेटाबॉलिज्म, वाई देयर इज अ नीड फॉर मेटाबॉलिज्म? फर्स्ट टू सिंथेसाइज बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल है तभी तो जिंदा है, 4 ही बायोमॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन। इसको बनाना पड़ता है कंटिन्यूसली फॉर द ग्रोथ, फॉर द रिपेयर, फॉर द रीजनरेशन, और इनको बनाने के लिए कंटिन्यूस एनाबोलिज्म दिखाना पड़ेगा। और फिर बनने के बाद जैसे मैंने ग्लूकोज बना लिया मेरे बॉडी ने अंदर में, तो ग्लूकोज को तोड़ के वो एटीपी बनाता है, दिस इज कॉल्ड एज कैटाबोलिज्म। और इन दोनों को मिला दिया तो बनेंगे मेटाबोलिज्म, ठीक है। सो मेटाबोलिज्म is a nothing but it is a pathway or metabolic pathway. What is meant by metabolic pathway? A series of reaction, एक रिएक्शन, उसके बाद दूसरी रिएक्शन, उसके बाद तीसरी रिएक्शन, उसके बाद चौथी रिएक्शन, ठीक है। ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो है, जैसे 1 is converted into 2, 2 is converted into 3, 3 is converted into 4, 4 is converted into 5. This is a series of reaction which are linked together. और फिर जो बाय प्रोडक्ट बनेगा, और सॉरी बाय प्रोडक्ट नहीं, जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट विल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज योर व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शन, सॉरी मेटाबॉलिक पाथवे और मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म। But what is meant by metabolic reaction? जैसे 1 is converted into 2, this is only one reaction and you can call this as a metabolic reaction. ये एक ही है ना metabolic reaction। ये सिंगल metabolic reaction इन विट्रो भी हो सकती है, बॉडी के बाहर भी हो सकती है, आउटसाइड बॉडी भी हो सकता है, पर मेटाबॉलिक पाथवे और मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग में ही होगा, सिर्फ ओनली इनसाइड सेल, ओनली इनसाइड सेल। That's why metabolism or metabolic pathway is a feature. It is a defining feature. It is a defining feature of living because no non-living show metabolism. कोई भी non-living organism metabolism नहीं दिखाता, पर सारे के सारे living organism metabolism बोल रही हूँ, metabolic pathway दिखाते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आप सिंगल मेटाबॉलिक रिएक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो रिएक्शंस है ये कौन कैटालाइज करता है? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? स्पीडन अप करता है। स्पीडन अप मतलब एक तो रिएक्शन की रेट बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आगे आपको दिया है कि सिंगल इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन चल रहा है
So this reaction, one is converted into two. This reaction is living. The reaction which is taking place inside the living. But this thing, the test tube or the outside environment test tube is non-living. अगर एक इंसान लिया द ब्रेन सॉरी कोमा में जो इंसान है उसमें सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती है, मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट, पर कॉन्शियस नहीं है, वो खुद के बारे में कॉन्शियसनेस इज एब्सेंट। तो जो इंसान कोमा में है, अगर कोमा से बाहर आ गया तो उसको लाइव बोलेंगे, जिंदा है, वो लिविंग है। इफ रिटर्न, अगर कोमा से फ्रॉम कोमा से बाहर आ गया तो उसको बोलेंगे लिविंग। अदरवाइज वो क्या है बच्चे, वो है उसका ब्रेन डेड है। क्या डिफिकल्टीज कर लियो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, केमिकल फैक्ट्री है भाई, फैक्ट्री। ह्यूमन बीइंग मतलब केमिकल की फैक्ट्रीज है। लिविंग ह्यूमन बीइंग तो छोड़ दे, आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। These chemicals, small or big, belong to various classes, size and function etc. are constantly being made and changed into some biomolecules, है ना, एक दूसरे में कंटिन्यू कन्वर्ट होते रहते हैं। These conversions are called as chemical reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occur simultaneously inside the living organism. Be they यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, सब में मेटाबॉलिज्म चलेगा। All plants, animals, fungi, microbes exhibit metabolism. That's why it is a defining feature ना, metabolism बोल रहा है। The sum total of all chemical reaction occurring in our body is called as metabolism. कोई भी no non-living object exhibit metabolism. A metabolic reaction can be demonstrated outside the body in a cell-free condition में दिखाया ना, दिखा सकते हैं। An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed inside the test tube is neither living nor non-living. Hence, while metabolism is a defining feature, all living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro are non-living thing. But surely the reaction is living, the reaction is certainly living, but the test tube or the thing outside non-living thing. Very important, the isolated metabolic reaction, not the metabolism or metabolic pathway. The isolated metabolic reaction in vitro मतलब बॉडी के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में मैंने ये जो रिएक्शन करवाई है, दिस वन रिएक्शन इज लिविंग। ये रिएक्शन इज लिविंग है क्योंकि ये कोई कैटालाइज कर रहा है, ठीक है ना, कोई मतलब एंजाइम कैटालाइज कर रहा है। पर ये जो एनवायरमेंट है, द थिंग, द आउटसाइड थिंग इज नॉन लिविंग। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लिये ये चीज को। उसके बाद में अपन चलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। Cellular organization is of course the feature of living because all cells are made up of, all living are made up of cells. At least एक सेल तो भी चाहिए, because anything less than a cell is not considered as living. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ऐसा बढ़िया सेंटेंस है वहां। सेल द यूनिट ऑफ एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। दैट्स व्हाई सेल से बन गया टिश्यू, टिश्यू से बन गया ऑर्गन से बन गया ऑर्गन सिस्टम। सो दिस इज अ फीचर ऑफ, यहाँ तो प्लांट तक ही रहता है, ये तो फंजाई हो गया, ये तो यूनिसेल्युलर हो गए, ठीक है ना। ऑल दीज आर फीचर ऑफ लिविंग ओनली। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉन्शियसनेस। द नेक्स्ट फीचर इज योर कॉन्शियसनेस। व्हाट इज मीन बाय कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट दी क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को सेंस करना, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट
और उसको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड is called as is your consciousness। और उसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर स्टिमुलाई। किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना। पहली बात तो स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज। व्हाट इज मीन बाय स्टिमुलस? एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, कोई गर्म लग गया यहाँ पे, इट इज अ फिजिकल चेंज। एनवायरमेंट चेंज हो गया, इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है ना? इट इज अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? अपने बॉडी में कंटिन्यू, जैसे डाइजेशन हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया है, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। व्हाट इज मीन बायोलॉजिकल चेंज? बायोलॉजिकल चेंज मतलब जैसे ही अपने बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है तो हार्मोन रिलीज होता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही अपन दूसरा एक बायोलॉजिकल स्टिमुलस का एग्जाम्पल लिए, जैसे हाँ पहले अच्छे से बताती हूँ कि फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है। फिजिकल स्टिमुलस मतलब यहाँ पे हमको कोई गर्म लग गया है, ठीक है, या फिर बाहर का, यहाँ पे मुझे गर्म लग गया तो अपन हाथ हटा देंगे। ऐसे कोई मैंने हाथ रखा, वहाँ पे मुझे थोड़ा हॉट फील हुआ तो अपन हाथ हटा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स टू द फिजिकल स्टिमुलाई। फिजिकल स्टिमुलाई क्या यहाँ पे क्या है? हॉट, दैट हॉट वेसल इज योर फिजिकल स्टिमुलस। ठीक है, और फिर उसको मैंने रिस्पॉन्ड किया हाथ हटा के, ये मेरा एक रिस्पॉन्स। ठीक है ना? फिर केमिकल स्टिमुलस क्या है? केमिकल स्टिमुलस वो होता है जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये जो अपने बॉडी में चलती रहते हैं कंटिन्यूस। रेस्पिरेशन मतलब क्या बच्चे? कि दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, है ना? ये क्या है? केमिकल चेंज ही है। अपनी बॉडी उसको एक प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करती है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। बायोलॉजिकल चेंज क्या होता है? बायोलॉजिकल स्टिमुलस क्या होता है? बायोलॉजिकल स्टिमुलस ये होता है कि जैसे ही अपन खाना खाया, ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ गया तो अपनी बॉडी उसको सेंस करती है और उसको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करती है बाय रिलीजिंग दैट पर्टिकुलर हार्मोन। एक हार्मोन रिलीज करती है और फिर वो ब्लड शुगर लेवल जो एकदम से बढ़ गया उसको नॉर्मलाइज करती है। तुम बहुत दौड़ के आ गए, बहुत एक्सरसाइज किया तो तुम्हारा बीपी एकदम से बढ़ जाता है, हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि अपनी बॉडी उसको सेंस करती है वो बढ़े हुए बीपी को और उसको नॉर्मलाइज करने का एक रिस्पॉन्ड देती है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। So this is what? This is a biological change or biological stimulus. What is the increase in the blood pressure or increase in the heart rate is a biological stimulus, and your body will sense that change in the biological stimulus or change in the biological environment inside the body। जो भी change हुआ उसको सेंस करेगी और उसको एक प्रॉपर तरीके से नॉर्मलाइज करने का, होम्योस्टैसिस में रखने का, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मलाइज करने का एक मैकेनिज्म करेगी। तो उसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। एबिलिटी टू सेंस, उसको रिकॉग्नाइज किया और उसको नॉर्मलाइज किया, उसको रिस्पॉन्ड किया एक प्रॉपर तरीके से, इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सब में मिलेगा, ये एक ऑब्वियस फीचर है, ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम का रोल है स्टिमुलस को पहचानना, प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करना, इसलिए ये सहज मतलब सब में मिलेगा। और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर इज कॉन्शियसनेस। तो विच इज, ये क्वेश्चन अगर पूछा तो विच इज ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग? इट इज नथिंग बट द कॉन्शियसनेस। ठीक है? तो क्या कॉन्शियसनेस सब में रहता है? यस, ऑल यूनिसेल्यूलर एज वेल एज, यूनिसेल्यूलर से लेके मोनेरा किंगडम से लेके सारे एनिमेलिया, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर से लेके मल्टी सेल्यूलर सब में प्रेजेंट है। यूनिसेल्यूलर से लेके मल्टी सेल्यूलर सब में प्रेजेंट है। ऑल शो कॉन्शियसनेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑब्वियस, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर। पर सेल्फ कॉन्शियसनेस, अरे यार, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज फीचर ऑफ, किसका फीचर है? ये सिर्फ ह्यूमंस में ही दिखता है। सेल्फ कॉन्शियस मतलब जो गिल्ट अपने को लगता है ना, जो बिहेवियर अपना है कि मुझे इस टाइम पे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन आई शुड नॉट बिहेव लाइक दैट वे, मैंने आज पढ़ाई नहीं की,
मुझे बुरा लगता है, कुत्ते को नहीं लगेगा कभी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज आत्म जागरूकता बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, सिर्फ ह्यूमंस में मिलेगा। See, the perhaps most obvious and technically complicated feature of all living organism is ability to sense their surrounding or environment and respond to that environment in a particular way. ठीक है। Chemical, the environmental stimuli could be stimuli मतलब external change physical भी हो सकता है, chemical भी हो सकता है या फिर biological भी हो सकता है, biological। We sense the environment through our sense organ दिए है ना आपने को, पूरे हेड रीजन में ही दिया है। Plant respond to external factors, see क्या सिर्फ एनिमल रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट रिस्पॉन्ड नहीं करते, प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल प्लांट क्या करता है, रिस्पॉन्ड टू द टेम्परेचर, जैसे स्टोमेटा को क्लोज कर देता है अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, ठीक है ना। प्लांट ऑल्सो शो द लाइट की तरफ ग्रोथ दिखाता है, दैट मीन्स फोटोट्रॉपिक ग्रोथ दिखाता है, फोटोट्रॉपिज्म दैट इज ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, ठीक है ना। रूट्स कैसे दिखाते हैं ग्रोथ, रूट्स ग्रेविटी की तरफ बढ़ते हैं, दैट मीन्स ग्रोथ कौन सी ग्रोथ है, जियोट्रॉपिक ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, जियोट्रॉपिक ग्रोथ, ठीक है। रिस्पॉन्स टू द फिजिकल एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ठीक है ना। लाइट को, ये लाइट क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है विच एक्ट एज अ स्टिमुलस, कौन सा स्टिमुलस, फिजिकल स्टिमुलस, स्टोमेटा क्लोज कर देना, है ना। ये सारे क्या है, और इवन सम जैसे फोटोट्रॉपिज्म एक फोटोपीरियोडिज्म, हाइड्रोट्रॉपिक ग्रोथ भी रहता है, दैट मीन्स पानी की तरफ ग्रोथ दिखाना, ये भी एक फीचर है प्लांट का। फोटोपीरियोडिज्म मतलब जैसे कुछ प्लांट्स हैं अपन पढ़ते हैं लॉन्ग डे, ये पहले था लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट, और लॉन्ग डे प्लांट। कुछ प्लांट्स को कम लाइट चाहिए रहता है तभी उसमें फूल आते हैं, क्योंकि लेस लाइट चाहिए रहता है उनको, लेस लाइट, तभी उनमें एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होता है और वो हार्मोन क्या करता है, फ्लावरिंग करता है, उन्हीं को बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। कुछ लॉन्ग डे प्लांट है, उनको ज्यादा लाइट चाहिए रहता है, ठीक है, उस लाइट में वो हार्मोन रिलीज होता है, फ्लोरीन हार्मोन, और फिर तभी जाके वो फ्लावरिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म मतलब फ्लावरिंग, फ्लावरिंग क्या है, एक रिस्पॉन्स है, फ्लावर आना एक रिस्पॉन्स है, किसका रिस्पॉन्स है, प्लांट का रिस्पॉन्स है। किसको रिस्पॉन्स दिया उसने, कौन से स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दिया, लाइट के। जब लाइट ज्यादा रहेगा दैट लाइट विल एक्ट एज अ स्टिमुलस हियर, लाइट ज्यादा रहेगा तो फूल आएगा, लाइट कम आएगा तो फूल छोटे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट में आएगा। दिस इज what is the behaving as a stimulus here, the light is behaving as external physical stimulus here, and that plant is recognizing that particular light, whether major wavelength of light or a lesser amount of light, and respond to that light। उसको प्लांट ने रिस्पॉन्ड किया लाइट को, so the light behave as a stimulus here। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल ही रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल्स, ह्यूमन इज नॉट अ सीजनल ब्रीडर, सीजनल मतलब सीजन में ही ब्रीडिंग करेगा, सीजनल ब्रीडर्स में वो बर्ड वगैरह आते हैं। सीजनल ब्रीडर्स क्या करते हैं कि पर्टिकुलर लाइट वेवलेंथ चाहिए रहती है, लाइट की वेवलेंथ भी मैटर करती है उनको, और ड्यूरेशन, लाइट का ड्यूरेशन भी मैटर करता है, ठीक है। अगर लाइट का ड्यूरेशन ज्यादा है तो वो कुछ सीजनल ब्रीडर को ज्यादा चाहिए रहता है, मोर कुछ को लेस चाहिए रहता है, तभी जाके उनमें वो हार्मोन रिलीज होता है, फिर वो मेटिंग करते हैं और फिर वो ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। और लाइट वेवलेंथ मतलब कुछ को सिर्फ ब्लू वेवलेंथ के लाइट में वो ब्रीडिंग करते हैं, है ना। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना बच्चे, नीट में करना है ना, सिर्फ निकालना है। वैसे भी ये टॉपिक निकल गया है पर पता नहीं आ सकता है क्वेश्चन, मतलब नीट के सिलेबस में एनटीए ने दिया है सिलेबस में। अरे क्या बोल रहा है, प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब स्टिमुलस, लाइट को रिस्पॉन्ड करता है ना, लाइट की तरफ ग्रोथ दिखाता है, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। वाटर की तरफ, जहाँ पे पानी है पानी की तरफ ग्रोथ दिखाना रूट को, इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक ग्रोथ, है ना। टेम्परेचर अगर ज्यादा रहा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है ना, पानी भी कम रहा तो भी स्टोमेटा संकन हो जाता है। अदर ऑर्गेनिजम्स एंड पोल्यूटेंट्स ऑल्सो, अगर पोल्यूशन ज्यादा रहा तो वो विल्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस, उसको रिकॉग्नाइज करना, एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट। फोटो पीरियड अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ सीजनल ब्रीडर्स, फोटो पीरियड मतलब ड्यूरेशन, फोटो ड्यूरेशन, पीरियड मतलब ड्यूरेशन, फोटो मतलब लाइट का ड्यूरेशन,
ठीक है ना, वही तो मैंने बोला, ड्यूरेशन ऑफ लाइट एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ लाइट, यहाँ पे वेवलेंथ मेंशन नहीं किया इन्होंने, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट मतलब जैसे वो फोटो पीरियोडिज्म मैंने बताया अभी, फोटो पीरियोडिज्म है ना, लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट वही। ठीक है, अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल द केमिकल स्टिमुलस एंटर इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, but human being are the only organism who are aware of himself, as called as self conscious. So consciousness is feature of living because the consciousness is shown by all living organism, ठीक है, and it is not shown by any non living organism। सारे लिविंग में मिलेगा और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा, इसीलिए कॉन्शियसनेस इज फीचर, डिफाइनिंग फीचर। वही, when it comes to the human being, it is all more difficult to define a living state. We observe that the patient lying in a coma in a hospital is virtually supported by machine, which is replace heart and lung. The patient में metabolic activities चल रही है। The patient is otherwise brain dead. The patient has no self consciousness, नहीं है, consciousness नहीं है, self consciousness तो बाद में है। और such patient who never come back to normal life, living or non living, अगर उससे आ गया वापस तो living हो गया, otherwise brain dead। In higher classes you will know the properties। अच्छा, उसके बाद और एक प्रॉपर्टी आती है इमरजेंस, one more property or aggregation, इमरजेंस। उभर आना बोलते उसको एग्रीगेशन। ठीक है, इसमें एक सेंटेंस दिया है बढ़िया, जो बच्चों को समझता नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनेल और टिश्यू और the property of tissue is not present in individual component or molecular component, ऐसा कुछ दिया है, पहले पढ़ लेती है। Similarly the properties, see, the property of tissue are not present in the constituent of cell। हाँ, the property of tissue is not present in the cellular component, in the cellular component, while the property of cell बताती हूँ, the property of cell और सेल ऑर्गेनेल, एक बार ऐसे लिखने से अच्छा है अच्छे से समझो। सी फॉर एग्जाम्पल, एक कोई बायो, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, सारे बायोमोलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, जैसे बायोमोलिक्यूल सारे इकट्ठा हो गए, उन्होंने बनाया ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से बना सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और ऑर्गन में बना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जिससे अपनी बोली लोकोमोटरी सिस्टम। अच्छा, लोकोमोटरी सिस्टम का काम क्या है? चलना, हेल्प इन लोकोमोशन, नाम में ही लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोटरी सिस्टम कब बनती है? जब 4 टाइप्स के टिश्यू इंटरैक्ट होते हैं, डिफरेंट 4 टाइप्स के टिश्यू इंटरैक्ट करते हैं, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड योर नर्वस टिश्यू। ये सारों का कोऑर्डिनेशन होता है, तब जाके अपन लोकोमोशन कर सकते हैं। कर एक सिंगल टिश्यू मैंने ले लिया, जैसे एपिथेलियल टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू ही ले लिया या फिर मसल टिश्यू, इन किसी भी एक टिश्यू को ले लिया, तो क्या ये टिश्यू में ये प्रॉपर्टी रहेगी? ठीक है, नहीं। दैट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ system is not present in that organ, the property of organ is not present in the tissue, the property of tissue is not present in the cell,
The property of cell is not present in the organelle and the property of organelle is not present in the biomolecules. इसका एक another बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स है. ये है प्रोटीन, ये है लिपिड और ये है कार्बोहाइड्रेट. ये 3 डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स है. ये 3 सारे साथ में आ गए तो इन्होंने एक नई प्रॉपर्टी बनाई, एक नया स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक अलग से प्रॉपर्टी है प्रोटेक्शन. ठीक है, ट्रांसपोर्ट, सेल ग्रोथ, सिक्रीशन, सेल ग्रोथ, ऑल दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So ये जो प्रॉपर्टी, the property of plasma membrane is not present in the individual constituent or individual biomolecule or individual molecular constituent. ठीक है ना. इसकी प्रॉपर्टी कब आई? जब ये सारे तीनों इकट्ठा हो गए, एग्रीगेशन, ये तीनों एग्रीगेट हो गए. उसी तरीके से डिफरेंट 4 टिश्यू, डिफरेंट 4 दैट एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये सारे टिश्यू साथ में आ गए, एग्रीगेट हो गए, इन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट किया, तब जाके नई प्रॉपर्टी आई लोकोमोशन एंड मूवमेंट. किसी एक टिश्यू को बोला मैंने, किसी एक ऑर्गन को बोला भाई चल के दिखा, मूवमेंट दिखा, तो नॉट पॉसिबल. अंडरस्टैंड? दैट मीन्स द प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इमर्ज arise only when the more different types of tissue or the more different types of organelle interact with each other. एक सिंगल प्रोटीन को मैंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना और प्रोटेक्शन दे, तो नहीं कर पाएगा. प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट इंटरैक्ट हो गए, इन्होंने एक गोल स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्रोटेक्शन देता है अंदर के साइटोप्लाज्म को बाहर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेपरेट करता है. ठीक है. एक कार्बन को मैंने बोला कि भाई एनर्जी मुझे दे, तो ये एनर्जी नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है. पर 6 कार्बन साथ में आ गए, उन्होंने हाइड्रोजन को भी साथ में ले लिया और ऑक्सीजन को भी साथ में ले लिया, फिर बन गया ग्लूकोज. और ग्लूकोज को मैंने बोला एटीपी बना दे, तो ये ऑक्सीडेशन करके मुझे एटीपी दे सकता है. This is a new property of glucose arise only when the aggregation of carbon, hydrogen and oxygen is there. That means the property of this single is not present. The property of glucose is not present in the individual constituent. इसी मैंने for example ribosome. Ribosome is an organelle which is also called as RNP particle because it is made up of 2 components. It is made up of protein part and it is also having that rRNA, that nucleic acid part, rRNA. इसका मेन काम है राइबोसोम का. इट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस. और ये प्रोटीन तभी बनाएगा जब ये दोनों साथ में आएंगे. सिंगल rRNA को मैंने बोला कि मुझे प्रोटीन बना दे, तो नॉट पॉसिबल. दैट दिस टू द प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस is not, the property of ribosome is not present in an individual biomolecule or individual molecular constituent. Understand? अगर एक ग्लूकोज को मैंने बोला प्रोटेक्शन दे, तो ये ग्लूकोज प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा. सिंगल ग्लूकोज को मैंने बोला, सिंगल बायोमोलिक्यूल ग्लूकोज है, इसको मैंने बोला प्रोटेक्शन दे, तो ये नहीं दे पाएगा. पर बहुत सारे ग्लूकोज साथ में आते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं और फिर बनता है सेल वॉल. एंड नाउ द सेल वॉल कैन हैव द न्यू प्रॉपर्टी कॉल्ड एज प्रोटेक्शन. प्रोविजन, शेप देना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना. तो ये प्रॉपर्टी, सेल वॉल की प्रॉपर्टी सिंगल ग्लूकोज में नहीं है. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होते हैं तभी जाके न्यू प्रॉपर्टी आती है. द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल सेल. The property of single cell organelle is not present in that individual molecular constituent. जैसे organelle ribosome is made up of 2 molecules, rRNA and protein. प्रॉपर्टी क्या है राइबोसोम की? प्रोटीन बनाना. पर मैंने सिंपल अगर इसको बोल दिया rRNA को प्रोटीन बना दे, तो नहीं बना के दे सकता क्योंकि उसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है.
ये आरआरएनए प्रोटीन से मिलेगा, राइबोसोम बनाएगा और फिर जाके एक नई प्रॉपर्टी आएगी आफ्टर दैट एग्रीगेशन और आफ्टर द यूनियन ऑफ टू डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स. Similarly, see here, the properties of tissue are not present in the constituent of cell but arise as a result of interaction among the constituent cells. बहुत सारे सेल इंटरैक्ट होंगे तभी जाके एक नया टिश्यू बनेगा और टिश्यू एक नई प्रॉपर्टी देगा. Similarly, the properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent. ये राइबोसोम बढ़िया एग्जाम्पल है इसका. प्रॉपर्टी है इसकी प्रोटीन बनाना और इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट के पास ये प्रॉपर्टी नहीं रहती. ठीक है, बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन, ये दोनों ने इंटरेक्ट किया तब एक नई प्रॉपर्टी आ गई, इमर्ज होके आ गई अमॉन्ग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजेस ऑफ ऑर्गेनेल. These interaction result in the emergence of new property at higher level of organization. This phenomenon is truly present in the hierarchical organization complexity at all level. That's why these say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating. ठीक है, respond to the external stimuli. Understand? That's why the emergence is also it is a defining feature of living. Okay, when the two or more biomolecules or when the two or more cells or when the two or more organelles or you can say when the two or more tissue interact with each other, two biomolecules interact with each other to form particular organelle. These organelle interact with each other to form a cell. These cells interact with each other to form a tissue. This is called as organization. एक proper system, proper hierarchical system बनाई इन्होंने. ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल से ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. दिस अरेंजमेंट, दिस हायरार्की, ascending or descending is present only in case of living only. That's why it is a feature of emergence, is a property of living only. ये तो पूरा कर लिया अपन ने. ठीक है, और एक चीज बताना है मेरे को. सी, जिसे सफिक्स वाला, जिसे फाइटा सफिक्स आ गया, फाइटा, क्लोरोफाइटा, सॉरी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं बच्चे? डिवीजन के लिए. ठीक है, डिवीजन के लिए. ये पता है ना डिवीजन क्या है? दैट किंगडम, फाइलम, कोई डिवीजन है. ठीक है, जैसे फाइसी, ऑप्सिडा, है ना, ये जो सफिक्स है, सफिक्स जैसे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, थियोफाइसी, ये क्लास है एल्गी की. जैसे लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, सीलोप्सिडा, है ना, साइलोप्सिडा, टेरोप्सिडा, और दीज आर, ये क्लास के लिए यूज करते हैं अपन, क्लास. ठीक है, एल्स, पोएल्स, ये सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं अपन? ऑर्डर के लिए. सैफेंडेल्स, ये प्लांट की बात चल रही क्योंकि मैंने यहाँ पे डिवीजन लिखा तो आना चाहिए. ठीक है, ओके. सारे नोट्स आपको इसके साथ अटैच मिल जाएंगे. ठीक है, शॉर्ट नोट भी दिए हैं और लॉन्ग नोट्स भी दिए हैं. एग्जाम के पहले दिन में क्या पढ़ना है और डिटेल नोट्स भी दिए हैं. प्लीज डाउनलोड कर लेना और देख लेना. और किसी भी बच्चे को डाउनलोड करने में भी दिक्कत आती है, पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट नंबर भी दिया है, प्लीज कांटेक्ट कर लेना. ठीक है.